हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अपने लेक्चर पे आप लोग को इंग्लिश में भी पढ़ाती हूँ और हिंदी में भी पढ़ाती हूँ। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो स्कूल में है या कॉलेज में है, जो हिंदी लैंग्वेज में ही आंसर लिखना पसंद करते हैं और नोट्स बनाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ध्यान से समझिएगा और मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी का डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए, अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में इसको बोलते हैं मौद्रिक नीति। मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये एक प्रकार की नीति है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, ठीक है, किसी भी देश की, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा ये नीति बनाई जाती है। ठीक है, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी, ताकि क्या किया जा सके, जो मनी है, जो सप्लाई ऑफ मनी है, जो मार्केट में मनी की सप्लाई की जा रही है, जो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई की जा रही है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो उधार बहुत ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा एंड इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी, और जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में, ठीक है, जो ब्याज दर है, उस पर भी कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, विद द एम ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, किसके साथ में? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के साथ साथ में ये काम हमको करना है। जैसे कि कौन कौन से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, हमको इकोनॉमी में क्या करना है, एक प्राइस में स्टेबिलिटी बना करके रखनी है। प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी या बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना चाहिए, प्राइस में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या होना चाहिए, बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, आपकी अर्थव्यवस्था में हम लगातार वृद्धि होती रहनी चाहिए। इसके अलावा बोला जा रहा है एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, आपके देश में, आपके कंट्री में आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलना चाहिए। एक बार मैं फिर से आप लोग को बताती हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रकार की नीति है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा दी जाती है, ताकि मनी को कंट्रोल किया जा सके, सप्लाई मनी को कंट्रोल किया जा सके, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स को कम किया जा सके, इंटरेस्ट रेट पे कंट्रोल किया जा सके, जो कि हमारे मार्केट में, जो कि हमारी इकोनॉमी की है। ठीक है, विद द एम ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए हमको ये सारे काम करने हैं। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन कौन से हैं? प्राइस स्टेबल रखना, इकोनॉमी ग्रोथ करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ये सारी हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। इसके साथ साथ हम मौद्रिक नीति को अपनाते हैं और उसके लिए काम करते चलते हैं। ठीक है हिंदी में देखिएगा, मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा किसी देश के का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति, ऋण की उपलब्धता, जो ऋण है मार्केट में, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट यानी कि ऋण की उपलब्धता, और ब्याज दरों, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को नियंत्रित करता है। ये सारी चीज़ों को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? मौद्रिक नीति करता है। ठीक है, ताकि मूल्य में स्थिरता ला सके, आर्थिक विकास किया जा सके, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सके, और रोजगार जैसे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, और रोजगार भी दिया जा सके। ठीक है, ये इकोनॉमी का ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सबको मिल सके। ठीक है, एक चीज़ और देखेगा, इन इंडिया monetary policy is formulated and implemented by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारा
इंडिया है, इंडिया कंट्री, ठीक है, उसका जो सेंट्रल बैंक है वो कौन होता है, आरबीआई होता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके द्वारा फॉर्मुलेट और किसके द्वारा गवर्न की जा रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न की जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो नीति है उसको बनाने का अधिकार भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, और उसको किस प्रकार से चलाना है, इस नीति को किस प्रकार से रन करना है, ये भी पूरा आरबीआई पे ही डिपेंड करता है, और किसी अदर बैंक पे या किसी और सरकार पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, भारत में मौद्रिक नीति का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। आरबीआई को हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो, भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है यहाँ तक आप लोग? आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इंट्रोडक्शन के हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और जो नीति बनाई गई है वो किन के लिए बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इससे आपको और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के या मॉनेटरी पॉलिसी करने के, लागू करने के, ठीक है। पहला दिया हुआ है यहाँ पे प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिर बनाए रखना। देखिए इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप प्राइस में स्टेबिलिटी बना करके रखो। अगर प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, और इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा तो बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगाई का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, और इकोनॉमी जो हमारी अच्छी अर्थव्यवस्था है वो भी नीचे जा सकती है। तो प्राइस स्टेबिलिटी रखना भी ज़रूरी है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, किसके द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये नीति बनाई ही इसलिए गई है ताकि ये जो आपके सामने इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं ना, इनको अचीव किया जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा। पहला तो हो गया प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, प्राइस में एक स्थिरता बनाई रखनी है, आपको मूल्य में स्थिरता बनाई रखनी है हर प्रकार के प्रोडक्ट के, ठीक है। सेकंड क्या बोला जा रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। इन्फ्लेशन को क्या बोला जाता है, मुद्रास्फीति बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी काम किसका है, मॉनेटरी पॉलिसी का है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी किया जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का कि आपको जो मुद्रास्फीति है, जो महंगाई, उसमें लगाम रखनी, उसमें कंट्रोल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको रोजगार जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे आपको काम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, कोई बेरोजगार ना रहे हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में, ठीक है, सभी को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर प्राप्त दिए जाए। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ऑब्जेक्टिव हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके रखना, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विनिमय दर, ठीक है। विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने में सहायता करता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी जो एक्सचेंज रेट का मतलब आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग अमेरिका से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम लोग यूएस डॉलर में हम लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो है इंडिया जो रुपी है वो थोड़ा सा इसके मुकाबले कम है, मनी वैल्यू तो है हमारी यूएस डॉलर के मुकाबले थोड़ी सी कम है। तो अगर हमको अमेरिका से, यूएस से कोई चीज़ खरीदनी है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, वहाँ से अब इंपोर्ट करना है, तो हमको इंडियन रुपीज़ में अगर पैसे पे करने पड़ेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा वो महंगा पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉरेन करेंसी रिजर्व की तरह हमारे पास रखी रहनी चाहिए, ताकि हम इसी यूएस के डॉलर से यूएस वाले को प्रोडक्ट के लिए जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए पैसा पे कर सके यूएस डॉलर में, तो वो हमको महंगा नहीं पड़ेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी काम कौन करता है, आपके आरबीआई करता है, किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा, मुद्रास्फीति का मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का अच्छे तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
टूल्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय आरबीआई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, उसके लिए वो कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कम करने का काम कर रही है। और जो हमने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट्स पढ़े थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, प्राइस में स्टेबिलिटी रखना है, मनी सप्लाई में कंट्रोल करना है, ठीक है, और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी रखना, ये सारी चीज़ें हम कर पाए, उसके लिए आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ टूल्स बनाए हुए हैं जिनके जरिए वो मार्केट के ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें बनाए हैं हम लोग एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए रेपो रेट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेपो दर। अभी आप इतना ही देखिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में समझते हैं। सेकंड दिया है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसको हिंदी में रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है आपका कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि इसको शॉर्ट में आप CRR भी बोल सकते हो, कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में इसको बोलेंगे नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात। फोर्थ पॉइंट देखिएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको शॉर्ट में आप SLR भी बोलते हो। हिंदी में इसको बोलेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। क्या बोलेंगे? वैधानिक तरलता अनुपात। इसके बाद आपका आएगा फिफ्थ पॉइंट देखिएगा बैंक रेट। बैंक रेट को हिंदी में भी बैंक दर बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 6 नंबर का पॉइंट ओपन मार्केट ऑपरेशन, शॉर्ट में आप इसको OMO बोलते हो। हिंदी में इसको बोलेंगे खुले बाजार की क्रियाएं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो हम लोग टूल्स पढ़ रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, उसके टूल्स को एक्सप्लेन करिए, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, मुँह ज़ुबानी भी पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको शॉर्ट में आप MSF बोलते हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हिंदी में इसको बोलेंगे सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, ये आपके कुछ टूल्स हैं जो कि आरबीआई यूज़ करती है मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, कुछ टूल्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ोटो बना हुआ है, इसको थोड़ा देखिएगा। जो सेंट्रल बैंक रहती है वो क्या करती है? इंटरेस्ट रेट लगाती है, मनी सप्लाई कंट्रोल करती है, और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और इकोनॉमिक को हमारी ग्रोथ मिलता है। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक सी स्टडी आप यहाँ पे समझ लीजिए। जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंटरेस्ट रेट क्या करता है? बढ़ा देता है, मनी सप्लाई को रोक देता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, और इकोनॉमी को क्या करता है? ग्रोथ देता है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करता है। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो सारे टूल्स आप लोगों ने देखे ना, इसको डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा लिख पाएंगे आप लोग। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले रेपो रेट से। रेपो रेट को हिंदी में क्या बोला जाता है? रेपो दर बोला जाता है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, रेपो दर बोला जाता है। चलो, रेपो रेट। अच्छा देखिए, करेंट टाइम में, ठीक है, करेंट ईयर में जो रेपो रेट का रेट चल रहा है वो चल रहा है हमारा 5.25। ठीक है, 5.25 का रेट चल रहा है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, रेपो रेट का क्या रेट चल रहा है अभी करेंट ईयर में? आप लोग देखोगे तो 5.25% का रेट चल रहा है। ठीक है, इसका एक मीनिंग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने मीनिंग। द रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends शॉर्ट टर्म मनी, ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज। ठीक है, बात को समझिएगा। रेपो रेट वो रेट है जो कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, मनी लैंड करती है, ठीक है, अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज़, कुछ सिक्योरिटीज़ के बदले में, तो उस दर को, ठीक है, उस दर को, उस ब्याज दर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं।
इतना चीज़ समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हिंदी में एक बार देखिएगा। रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं यानी कि कमर्शियल बैंक होते हैं उनको लोन देता है, जिस दर पे देता है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट का रेट क्या चल रहा है अभी, प्रतिशत क्या चल रहा है, 5.25 चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म मनी। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो मनी दी जा रही है। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म मनी किसको बोला गया है, जब आरबीआई 2 से 14 दिन के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है, लोन देती है। ठीक है, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म मनी या शॉर्ट पीरियड के लिए लोन देना बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा रेपो रेट जो है 2 से 14 दिन के लिए दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ इसके थ्रू समझाती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये होता है हमारा आरबीआई। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं अपेक्स बैंक, अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, अपेक्स बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बैंकों का बैंक कहलाता है। जब भी किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा कि भाई हमारे पास कैश की, लिक्विडिटी की जो है कमी हो गई है, आप हमको लोन दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा आरबीआई के अंदर ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके कमर्शियल बैंक्स के नाम लिखे हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक। ठीक है, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन होता है जनता से यानी कि पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उनको लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना। ठीक है, याद रखिएगा कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और उनको लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट करते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैंकों को हम लोग कमर्शियल बैंक बोलते हैं। और जब इनको लोन की ज़रूरत होती है तो इन लोग क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। ठीक है, ये सारे लोग किसके पास जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। अब समझिएगा, जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझ लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो चला जाता है रिजर्व बैंक इंडिया के पास लोन लेने के लिए। ठीक है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन देगी और जिस प्रतिशत पे देगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे रेपो रेट। क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे। और रेपो रेट का हमने कितना प्रतिशत देखा अभी, 5.25 समथिंग देखा ना, हाँ 5.25 देखा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी इनमें से कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है और जिस प्रतिशत पे करती है तो उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। इतना आप लोग को क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, समझ लीजिए रिजर्व बैंक से उसने लोन लिया और लोन क्या करेगा, वो पब्लिक को देगा, अपने पास तो रखेगा नहीं। ठीक है, तो पब्लिक को देगा। अब देखिए इसने क्या किया ना, रिजर्व बैंक से 5.25% के दर पे लोन लिया है। ठीक है, तो ये पब्लिक को कितने में देगा, समझ लीजिए 10% में पब्लिक को देगा। ठीक है, 10% में पब्लिक को देगा। तो पब्लिक 10% का लोन लेकर के जाएगा बड़ी खुशी खुशी। ठीक है, अपने जेब में बहुत सारा पैसा लेकर के जाएगा और क्या करेगा उसको, अब देखिए जेब में पैसा होता है तो व्यक्ति क्या करता है, कोई भी चीज़, कोई भी अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च करना शुरू कर देता है। भले उतनी चीज़ों की ज़रूरत घर में ना हो, उतनी क्वांटिटी खरीदने की ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करता है, जेब में उसके पैसे रहते हैं तो वह ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर देता है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें या अननेसेसरी चीज़ों पे जब वो पैसा खर्च करना शुरू कर देगा तो क्या होगा ना, उस चीज़ों की ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति है, एक बार मैं स्क्रीन को रब कर देती हूँ फिर मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, समझ लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, इसको ना एसबीआई ने लोन दिया है 10% पे। ठीक है, इसने
एसबीआई ने रिजर्व बैंक से पहले लोन लिया रेपो रेट पे, और क्या किया, स्टेट बैंक ने इसको क्या किया, लोन दिया इस व्यक्ति को। और स्टेट बैंक जब इस व्यक्ति को लोन देना ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस रेट, BASE, बेस रेट। ठीक है, ये जो 10% पे इसको लोन दे रहे हैं ना ब्याज दर पे, उसको हम लोग बेस रेट बोलते हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए, अब ये व्यक्ति के पास जब पैसे आ गए, इसने 1 लाख रुपए का समझ लीजिए लोन लिया है, अब इसके जेब में बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, अननेसेसरी चीज़ों पे खरीदारी शुरू कर देगा। ठीक है, समझ लीजिए एक ये अच्छी सी शॉप पे जाता है और वहाँ से मिठाई खरीदना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्वीट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है ना, मिठाई खरीदने को चाहता है, मिठाई खरीदने जाता है। अब मिठाई समझ लीजिए 200 रुपये किलो की मिठाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर बैठा होगा ना, वो उसको क्या बोलेगा, अरे ये आदमी तो बहुत मालदार पार्टी लगता है यार, ये तो 200 रुपये क्यों, इसको तो मैं 250 रुपये में बेचूंगा। तो वो क्या करेगा ना, इसको 250 रुपये में वो मिठाई को बेच देगा, और ये उससे बार्गेनिंग भी नहीं करेगा। ये व्यक्ति क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके जेब में अभी बहुत सारे पैसे, इसको 200 रुपये के 400 रुपये में भी मिठाई आप खरीदने बोलोगे ना, तो भी ये खरीद करके घर ले आएगा, क्योंकि इसके पास अभी बहुत सारा कैश है, बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। और पैसा कहाँ से आया है, बैंक से पैसा आया है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 250 रुपये पे भी, हाँ भैया पैक कर दो, बांध दो मेरा मिठाई बोला। अब ये दुकानदार क्या है ना, दुकानदार बड़ा खुश हो गया कि भैया मेरा 200 को मिठाई तो 250 में बिक गया। अब ये क्या करेगा ना, सबको ऐसे ही बेचने लगेगा। ये क्या सोचेगा, भाई जब मेरा मिठाई 250 रुपये में बिक रहा है, तो मैं 200 रुपये में क्यों बेचूं। ये हर व्यक्ति यही सोचेगा ना, एक दुकानदार यही सोचेगा कि 250 रुपये में जब मेरा सामान बिक रहा है, तो मैं 200 रुपये में क्यों बेचूंगा। तो वो सबको जब 250 रुपये में बेचने लग जाएगा ना, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति हो जाएगी, इन्फ्लेशन जो है ना वो बढ़ जाएगी। इतना समझ पा रहे हो क्या आप लोग। ठीक है, अगर ये 200 रुपये की मिठाई सबको 250 रुपये में देना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है हमारा, बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ाना ही तो आरबीआई नहीं चाहती है। आरबीआई बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़े, क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, इस चीज़ पर रोक लगा देगा। कैसे रोक लगा देगा, ठीक है, अब इसमें यहाँ पर से आप लोग समझिएगा, आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को ना बढ़ा देगा। जो ये प्रतिशत यहाँ पे समझ लीजिए 5.25 रखा है ना, जिस दिन इसको लगेगा ना कि भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा ना, रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा। रेपो रेट इंक्रीज़ करेगा ना, तो जो बोरोविंग्स है ना, यानी बैंकों के लिए जो ऋण बैंक जो ले रही है, उस ऋण पे जो बैंक ले रही है जैसे 5.25 पे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो बैंक क्या बोलेगी, अरे भैया आरबीआई से तो लोन उठाना बहुत महंगा पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, बहुत महंगा पड़ेगा, तो वो क्या करेगी, कम कर देगी, क्रेडिट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो नीचे गिरने लगेगा। कैसे गिरेगा, यहाँ पे समझिएगा, समझ लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देती हूँ और फिर आप लोग को समझाती हूँ। समझ लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रेपो रेट का जो दर है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ये जो रेपो रेट है ना, इसको ये 5 पॉइंट नहीं करके, जब उसको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ रहा है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक के लिए समझ लीजिए 20% दर लगा देता है लोन लेने पे। तो एसबीआई क्या करेगा, अब देखिए 20% खुद वो रिजर्व बैंक को देगा, तो 10% में तो जनता को देगा नहीं, क्योंकि इसमें तो उसको लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा तो अपने जेब से थोड़ी नहीं देगा, तो क्या करेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पब्लिक को देगा, तो पब्लिक को वो क्या करेगा ना 40% पे देना शुरू कर देगा, ताकि मेरे पास भी तो कुछ बचे इंटरेस्ट का, तभी तो मैं आगे उससे पैसे से कमाऊंगा। तो 40% जब देने लग जाएगा, तो क्या ये व्यक्ति लेने के लिए सक्षम होगा इस लोन को, नहीं लेने को सक्षम होगा। और जब इसके जेब में पैसा नहीं रहेगा, तो क्या ये अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च करने जाएगा, नहीं जाएगा। अननेसेसरी चीज़ों पे जब ये खर्च नहीं करेगा, तो दुकानदार उसका दाम बढ़ा नहीं पाएगा, तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी तो मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इस चीज़ को आप लोग समझ पाए। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को बढ़ा देती है,
तो एसबीआई को भी यानी कमर्शियल बैंक को भी लोन देने वाली रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और जब लोन देने वाला ऋण बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट हमारे लिए बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना हमारे पास है उसी से चला लेंगे, क्योंकि कहाँ से एक इंसान 40% का इंटरेस्ट भरेगा, तो वो क्या करेगा ना, उसको लेना बंद कर देगा, यानी कि क्रेडिट की जो है कमी हो जाएगी। क्रेडिट की कमी हो जाएगी तो आप अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च नहीं करोगे, और उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रहेगा। उसी चीज़ को इस पॉइंट पे समझाने की कोशिश की गई है कि रेपो रेट आपका इंक्रीज होता है तो बोरोविंग बिकम्स एक्सपेंसिव, जो हमारे बोरोविंग्स है, बैंकों के लिए ऋण है, वो महंगा हो जाता है। क्रेडिट उससे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इन्फ्लेशन का जो प्रेशर होगा वो भी कम हो जाएगा। उसका रिवर्स देखते हैं हम लोग कि दूसरा एक केस क्या हो सकता है, रेपो रेट को यदि कम कर दिया जाए, ठीक है, रेपो रेट को यदि कम कर दिया जाए तो क्या होगा, बोरोविंग बिकम चीपर, ऋण क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा तो क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा, यानी उधार का जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। सेम चीज़ को एक बार फटाफट से हिंदी में देखते हैं। रेपो दर बढ़ने पर, ठीक है, रेपो रेट जब बढ़ा तो क्या हुआ, बैंकों के लिए ऋण महंगा हो गया। महंगा होने के बाद क्या हुआ, ऋण देने की क्षमता घट गई। क्षमता घट गई तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति कम करने में मदद हुई। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड केस आप ऐसे देख सकते हो कि रेपो दर घटने पर अब क्या हुआ, रेपो रेट यहाँ पे घट गया। घटने पे क्या हुआ, ऋण सस्ता हो गया। सस्ता हो गया तो क्या हुआ, ऋण और आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लेशन आपका बढ़ने लगेगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो आरबीआई है वो रेपो रेट में अगर लगाम लगा दे या इंक्रीज कर दे, उसको कंट्रोल कर ले, तो वो इन्फ्लेशन पे भी ऊपर बैठे बैठे कंट्रोल पा सकती है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट आप कुछ समझ में आया होगा, रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट आप नाम से समझ गए होंगे, रेपो रेट का ही रिवर्स टर्म को हम लोग रिजर्व रेपो रेट बोल रहे हैं। इसको हिंदी में भी हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में आप RRR बोल सकते हो। इसके जो करंट में परसेंटेज है वो 3.35% है। कैसे है वो मैं आपको भी समझाती हूँ। चलिए इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। द रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI absorb मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। जब नहीं, क्या बोला जा रहा है, रिजर्व रेपो रेट वह रेट है, वह दर है जब RBI कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है। ठीक है, तो उस पर जो उसको दर देगी ना, उसको हम लोग रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। थोड़ा सा इस ग्राफ को, इस चार्ट को देखिएगा, इसी से हम लोग सारे टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। सारा चीज़ इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जो मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अभी तक आपने देखा था कि केवल और केवल RBI ने इस बैंक को लोन दिया और जिस पे दिया उसको हम लोग रेपो रेट बोल रहे थे। अब समझिए, इस पंजाब नेशनल बैंक को जब पैसे इसके पास रखने हैं, समझ लीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक अब चाहता है कि भाई मेरे यहाँ ना 2 दिन की छुट्टी है। ठीक है, 2 दिन की हॉलीडे है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो वो क्या करेगा, मेरे पास पैसे रखे रखे क्या ही हो जाएगा, मैं अपने बैंक में पैसे रखे रहूँगा, ना वो इंक्रीज़ होगा ना वो डिक्रीज़ होगा, क्या मतलब हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा ना, रिजर्व बैंक के पास अपना पैसा रिजर्व करके रख देता हूँ। ठीक है, उसके पास मैं दे देता हूँ। तो रिजर्व बैंक क्या बोलेगी, ठीक है भाई चलो तुम मेरे पास दे रहे हो पैसा तो दे दो, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाऊँगा। जितना कि आपको हम लेते थे ना रेपो रेट पे, उतना हम नहीं दे पाएंगे आपको, उससे थोड़ा कम ही देंगे। तो जिस रेट पे, ठीक है, जिस रेट पे इस कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक के पास अपना पैसा रखा, और रिजर्व बैंक जिस रेट पे पैसे देगी, ठीक है, उसको हम लोग रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। और रिजर्व रेपो रेट हमने देखा भी कितना प्रतिशत था, 3.35% था। अब इतना बात को समझिएगा कि जो पैसा पे दे रही है वो तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, और जो पैसा पे ले रही है वो हमेशा कम ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिजर्व रेपो रेट वो रेट हो गया जहाँ पे रिजर्व बैंक रेट दे रही होती है, इंटरेस्ट दे रही होती है, किसको, कमर्शियल बैंक को दे रही होती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक का पैसा रिजर्व बैंक के पास रखा हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग रिजर्व रेपो रेट का कंसेप्ट जो है वो समझे होंगे। अभी हम लोग और डिटेल में इसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है,
यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेती है। ठीक है, आरबीआई क्या कर रही है, कमर्शियल बैंक से लोन उधार ले रही है, इतना समझ गए आप। या उनकी अतिरिक्त तरलता को अपने पास रखती है, या उसके पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सैटरडे संडे पैसे का यूज़ नहीं हो रहा है, अतिरिक्त तरलता है, एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है, तो भी वो उस केस में आरबीआई के पास अपने पैसे जमा कर सकती है। और उस रेट को भी हम लोग रिजर्व रेपो रेट बोलेंगे। अब देखो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आरबीआई क्या कर सकती है, रेट को या तो बढ़ा देगी तो क्या होगा ना, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखने लगेगा। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट को आरबीआई ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो क्या हुआ, बैंक कीप्स मोर मनी विथ आरबीआई, तो बैंक ने क्या किया, ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना शुरू कर दिया। क्यों, लालच में कि भाई आरबीआई तो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रेट में हमको पैसा रखने पे रेट दे रही है, इंटरेस्ट हमको ज़्यादा मिल रहा है आरबीआई से, तो क्या करेगा बैंक, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा। उससे क्या होगा ना, लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी बैंक के पास जो इतने सारे कैश रखे हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो पब्लिक को दे नहीं पाएगा तो पब्लिक उसको जाके खर्च नहीं करेगी अननेसेसरी चीज़ों में खर्च नहीं करेगी, तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस देखिएगा, अगर रेट को कम कर देती है तो क्या होगा, बैंक्स आर इनकरेज्ड टू लैंड मोर। ठीक है, बैंक के साथ क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे और देने के लिए इनकरेज होगी। ठीक है, किसको देने के लिए, पब्लिक को देने के लिए इनकरेज होगी। उससे क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, और लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, अच्छा हिंदी में इसी चीज़ को देखते हैं, रिवर्स रेपो दर बढ़ने पर, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने पर क्या होगा, बैंक आरबीआई के पास अधिक धन रखेगी तो बाजार में तरलता कम होगी, और तरलता यानी लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगा। इसका सेकंड केस देखेगा, दर घटने पर, यदि दर घटा दिया जाता है रिजर्व रेपो रेट का, तो क्या होगा, बैंक अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित होगी, और उससे क्या होगा, हमारा बाजार में तरलता बढ़ जाएगा, और बढ़ने से क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब इस थर्ड पॉइंट को देखिएगा, थर्ड टूल जो हमारा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको आप शॉर्ट में MSF बोलते हो। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा, और इसका प्रतिशत आप लोग देख लीजिएगा, करंट ईयर में 5.50%। ठीक है, क्या होता है देखते हैं, MSF अलाउज कमर्शियल बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम आरबीआई। देखो, जब कमर्शियल बैंक को रातों रात ज़रूरत होती है ना आरबीआई से पैसे लेने की, उधार लेने की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रातों रात। जब हम रेपो रेट की बात करे थे तो हमने 2 से 14 दिन की बात करी थी। अब आपको तुरंत में ज़रूरत है, ओवरनाइट एकदम तत्काल है ज़रूरत पैसे की, तो आप आरबीआई से जब बोरो करते हो फंड, ठीक है, अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज़ जनरली एट अ रेट अबोव रेपो रेट, तो ठीक है, तो वो आपको रेपो रेट से थोड़ा सा ज़्यादा रेट पे ही आपको आरबीआई जो है फंड ट्रांसफ़र करेगी, और वो रेट कितना है, 5.50, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, MSF के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक अपनी तत्काल रातों रात धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरबीआई से निर्धारित पात्र प्रतिभूतियों के विरुद्ध धन उधार ले सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। जब कमर्शियल बैंक को रातों रात फंड की ज़रूरत होती है, रातों रात उसको आरबीआई से लोन लेना पड़ता है, तो जिस रेट पे आरबीआई उसको लोन देगी उसको हम लोग MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, बैंक रेट क्या होता है, बैंक दर 5.50% है। द बैंक रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर मोर देन 14 डेज। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करी, यानी कि 14 दिन से ज़्यादा के लिए जब लोन प्रोवाइड करती है, तो जिस दर पे करती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर रही है, उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट सिग्नलिंग रेट। ठीक है, हिंदी में देखिएगा, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई कुछ पात्र प्रतिभूतियां बिलों के संबंध में बैंकों को दीर्घकालीन या अन्य निर्धारित प्रकार
की वित्तीय सुविधा देती है। यह आरबीआई का मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, जब 14 दिन से ज़्यादा के लिए आरबीआई लोन दे रही है, कमर्शियल बैंक्स को मनी लैंड कर रही है, तो उसको हम लोग बैंक रेट बोलते हैं, जिस दर पे वो देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर का पॉइंट है कैश रिजर्व रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, इसको शॉर्ट में आप CRR बोलते हो। ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात, इसको हिंदी में आप लोग बोलोगे नकद आरक्षित अनुपात, यानी कि 3% है। ठीक है, CRR का जो करंट रेट चल रहा है, करंट रेशियो रेट है, वो कितना है? 3% का है। अब देखते हैं CRR क्या होता है, बहुत ईजी वे में समझिएगा। CRR इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जिसको शॉर्ट में NDTL बोलते हैं, दैट इट मस्ट मेंटेन एज कैश विथ RBI। देखो RBI ने क्या बोलता है कि आपके जो ब्रांच में, आपके जो बैंक में NDTL है, NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, यानी कि आपके बैंक में जितनी भी अभी लिक्विडिटी है, जितनी भी तरलता है, इसको बैंक के फॉर्म में हम लोग NDTL बोलते हैं। ठीक है, बैंकिंग लैंग्वेज में आप इसको NDTL बोलोगे। तो जितनी भी आपके पास लिक्विडिटी है, उसका 3% हिस्सा आपको RBI के साथ रिजर्व करके रखना पड़ेगा, यानी कि उस पर किसी प्रकार का कोई रेट नहीं दिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको 3% RBI के पास रिजर्व के तौर पे रखना होगा। तो उसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। क्लियर है? जब CRR का रेट बढ़ा देगी RBI, तो क्या होगा? बैंक्स हैव लेस मनी अवेलेबल फॉर लैंडिंग। देखो अभी CRR का रेट कितना है? 3% का है। अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ते देखती है RBI, तो वो क्या करेगी ना, CRR का रेट को बढ़ा देगी, और CRR का रेट को बढ़ा देगी तो बैंक के पास समझ लीजिए 3% से अगर 15% कर देती है कि भाई तुम 15% जो है अपना NDTL का रिजर्व RBI के पास जमा रखोगे, तो क्या होगा? बैंक के पास तो बहुत कम पैसा बच जाएगा लोन देने के लिए लोगों को, तो वो लोन नहीं दे पाएगी, और नहीं दे पाएगी तो लोग बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे तो महंगाई नहीं आएगी। तो RBI इससे क्या कर सकती है? इन्फ्लेशन में कंट्रोल ला लेती है। ठीक है, CRR में इंक्रीज करके। अच्छा, दूसरा केस देखते हैं। जब CRR में डिक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा? बैंक्स हैव मोर मनी अवेलेबल फॉर लैंडिंग। अब समझ लीजिए आज की डेट पे तो ये 3%, अगर ये कल को 1% हो गई तो बैंक को तो बहुत कम पैसा RBI के पास रिजर्व करके रखना पड़ रहा है। तो समझ लीजिए 99% तो बैंक के पास लिक्विडिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो क्या करेगी? बहुत ज़्यादा लोन देना शुरू कर देगी लोगों को, क्योंकि उसको भी तो इंटरेस्ट चाहिए, कमर्शियल बैंक भी तो इंटरेस्ट से ही कमा रही है, तो बहुत ज़्यादा लोन देने लग जाएगी, तो इंटरेस्ट के लालच में वो बहुत ज़्यादा लोन देने लग जाएगी, और लोन देने लग जाएगी तो लोग बहुत ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे, और उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, CRR बैंक की कुल जमा देनदारियों का, ठीक है, कुल जमा देनदारियाँ, इसको समझिएगा, का वह निश्चित प्रतिशत है जिसे बैंक को RBI के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रकार का आपके पास ऑप्शन नहीं है, नेगोशिएशन नहीं है, आपको इतना प्रतिशत जितना भी RBI के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, उतना प्रतिशत आपको RBI के पास एज अ कैश फॉर्म आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, CRR बढ़ने पर बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन बचता है। CRR घटने पर, ठीक है, CRR घटने पर बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है। ठीक है, आई होप आप लोग कैश रिजर्व रेशियो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 6 नंबर का पॉइंट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको शॉर्ट में आप SLR बोलते हो, हिंदी में इसको बोलेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात ये हमारा 18% है अभी करंट में। ठीक है, SLR का जो वैल्यू है, रेट है, वो आपका 18% है करंट में। अच्छा, SLR is the percentage of NDTL that banks are required to maintain in liquidity asset
सच एज कैश, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। देखो SLR वो रेशियो है, वो परसेंटेज है NDTL का, ठीक है, जो हमने देखा था नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का, वो प्रतिशत है जो कि बैंक को ज़रूरी होता है कि अपने पास, यानी बैंक खुद के पास ही उसको जमा करके रखे, रिजर्व करके रखे, चाहे आप लिक्विड के फॉर्म में, असेट्स के फॉर्म में, कैश, गोल्ड, किसी भी फॉर्म में उसको मेंटेन करके रखोगे, लेकिन उसको जमा करके रखना पड़ेगा। समझ लीजिए इस 18% को, और इस 18% को आप बिल्कुल भी किसी पे खर्च नहीं कर सकते, किसी को लोन नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया तो RBI बहुत बड़ा चार्ज आप पे लगा सकती है, ठीक है, इतना को समझिएगा। SLR बैंक की कुल जमा देनदारियों का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को नगद, सोना और स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों जैसे तरल संपत्तियों में रखना होता है। एकदम मस्ट है, इस पे भी कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। बैंक RBI ने बोला है कि SLR आपको अपने पास ही रखना है, उसको RBI को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना प्रतिशत आप अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रखोगे, उसको कुछ भी टच नहीं करना है, ठीक है। अब देखिएगा SLR इंक्रीज होता है, ठीक है, RBI SLR इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी। अब ये सब बार बार लैंडिंग कैपेसिटी क्यों कम हो रही है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। देखो सबसे पहले बैंक ने क्या किया, 3% तो CRR रख लिया, SLR 18% बोल रहा है, तो बैंक RBI ने क्या किया, ऐसे ही तो 22% से 30% अपने पास रिजर्व करा के रख लिया, उस पर रोक लगा दी कि आप इस पैसे को तो बिल्कुल किसी को दे ही नहीं पाओगे। तो ऐसे में क्या है ना, बैंक के पास बहुत कम पैसा बच जाता है लैंड करने के लिए, किसी को लोन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो क्या करता है ना, कम देता है, और उससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है। अब देखिए सेकेंड केस क्या होगा, SLR अगर आपका कम हो जाता है तो लैंडिंग कैपेसिटी जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, लैंडिंग कैपेसिटी जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हिंदी में देखिएगा, SLR बढ़ने पर बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटती है, ठीक है, SLR बढ़ गया तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता जो है घट जाएगी, और SLR घटने पर ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है, इतना को याद रखिएगा। और SLR का प्रतिशत कितना है, तो 18% है, ठीक है। चलिए आई होप आपको 6 पॉइंट समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि RBI के द्वारा यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको शॉर्ट में आप OMO बोल लो, हिंदी में इसको बोलते हैं खुले बाजार की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, खुले बाजार की प्रक्रिया। अच्छा, RBI बाइस और सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इन द ओपन मार्केट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि RBI क्या करती है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने और बेचने का भी काम करती है ओपन मार्केट में, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए बैंकों पे तो उसने बहुत अच्छा से जोर लगाया हुआ है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा ना जाए, ज़्यादा लिक्विडिटी मत जाए, कि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, ठीक है, उस पर बैंक पे जोर लगाया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी अगर पब्लिक के पास पैसे हैं तो उसको भी बोरो करने का काम करेगी RBI। वो कैसे करेगी उसको देखिएगा, समझ लीजिए। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे इंश्योरेंस टर्म्स, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ आपके पास भी आई होगी, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने भी किए होंगे। तो इससे गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, आपके पास जो तरलता है ना, आपके पास जो लिक्विडिटी है, जो कैश है, उसको ना आपसे लेने का काम करती है। समझ लीजिए आपने इंश्योरेंस ले लिया है 5 लाख रुपए का, और वो 5 लाख रुपए आपने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए, और उसके बदले ने आपने क्या करा, जो भी लीगल पेपर्स है उसको साइन करा, आपका जो इंश्योरेंस है वो आपने अपने पास रखा, और कैश जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए, ठीक है। तो आपके पास से जो 5 लाख का कैश था वो RBI ने क्या कर लिया, ऐसे ही कम कर लिया, और कम कर लिया तो अब आप क्या करोगे ना, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च नहीं करोगे, और खर्च नहीं करोगे ना तो इन्फ्लेशन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे काम करती है RBI। बैंक के अलावा भी आपसे तरलता लेने का काम भी RBI कर सकती है। अच्छा, इसके अंतर्गत RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का कार्य करती है, इतना को समझिएगा, ठीक है। और जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इंश्योरेंस वाला, उसको समझिएगा। अच्छा,
RBI बायस सिक्योरिटीज़। देखो RBI क्या करेगी, अगर सिक्योरिटीज़ खरीदेगी तो मनी एंटर्स द बैंकिंग सिस्टम। मनी क्या कर रही है, बैंकिंग सिस्टम में एंटर कर रही है, ठीक है। मनी क्या कर रही है, बैंकिंग सिस्टम में। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, अपना आपका पैसा लेकर चली गई ना, 5 लाख रुपए अपने पास इन्वेस्ट कर लिया उसने, तो बैंकिंग सिस्टम में जो आपकी मनी है वो चली गई। अब उससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा इसका सेकंड केस क्या हो सकता है, अगर RBI सिक्योरिटी सेल करती है, ठीक है, सिक्योरिटी सेल करती है तो मनी क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। उससे क्या होगी, हमारी जो लिक्विडिटी है वो आपको डिक्रीज होती दिखाई देगी, आपकी जो तरलता है वो कम होती दिखाई देगी, ठीक है। RBI प्रतिभूतियाँ खरीदता है तो क्या होता है, बाजार में धन बढ़ता है, बाजार में धन बढ़ता है तो क्या होता है, तरलता भी बढ़ती है। सेकंड केस क्या हो सकता है इसका, RBI प्रतिभूतियाँ बेचता है तो धन निकलता है, और धन निकलता है तो तरलता घटती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो RBI, ये हमने जितने भी 7 पॉइंट्स देखे, 7 टूल्स देखे, इन सब का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को कम करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, प्राइस स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिजर्व रखने की कोशिश करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें टूल्स को अपना करके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।